जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पहले तो नमस्कार। और चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मनोविज्ञान से, यानी साइकोलॉजी से। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आखिरकार जो व्यक्तित्व है उसका अर्थ क्या है, और अर्थ के जानने के बाद उसके बाद जानेंगे जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ से एक परिभाषा हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसके बाद हम परिभाषाओं पर गौर करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो व्यक्तित्व है वो आखिरकार उसका अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व जो है मानव के शारीरिक एवं व्यवहारात्मक, चारित्रिक, शील गुणों का एक समुच्चय होता है। इस परिभाषा को जानने से पहले सबसे पहले हम इसका अर्थ समझें, और अर्थ समझने के बाद आपकी समझ में आएगा कि ये जो परिभाषा है वो क्या कहना चाहती है। सबसे पहले हमें जानना है ये जो व्यक्तित्व है ये अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का एक हिंदी रूपांतरण है। यानी ये जो व्यक्तित्व है अंग्रेजी शब्द आपका जो पर्सनालिटी है उसका हिंदी रूपांतरण है। अब ये जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, सबसे पहले ये जानना है। यानी हम कह सकते हैं ये जो पर्सनालिटी है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये आपको जानना है। इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पर्सोना शब्द, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब पर्सोना जो शब्द है इसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। यानी अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि इसको मास्क या मुखौटा क्यों कहते हैं। इसको दोस्तों इसलिए मुखौटा कहा जाता है कि यूनान में जो लोग, जब भी लोग क्या करते थे, नाटक का एक आयोजन करते थे या नाटक प्रस्तुत करते थे लोगों के सामने, तो क्या होता था, किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने के लिए क्या करते थे लोग कि अपने चेहरे पर, अपने सर पर या मस्तिष्क पर क्या करते थे कि उस व्यक्ति का मास्क या मुखौटा अपने ऊपर धारण करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द है पर्सोना, ये शब्द कहाँ से निकल कर आया। तो यूनान में क्या होता था कि जब भी लोग किसी नाटक का आयोजन करते थे या नाटक प्रस्तुत करते थे, अगर किसी व्यक्ति का चरित्र आपको प्रस्तुत करना है तो उस समय व्यक्ति क्या करता था कि अपने चेहरे पर या सर पर या मस्तिष्क पर एक मुखौटा या मास्क धारण करता था, और किसी अन्य व्यक्ति का जो चरित्र और उसकी जितनी भी अंदर जो पर्सनालिटी है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता था। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? यूनान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब क्या होता था कि जिससे लोगों के सामने एक नया चरित्र पेश करते थे, ऐसे लोग यूनान में क्या कहे जाते थे? पर्सोना बोला जाता था। जो लोग दूसरों की नकल करते थे उनको यूनान में पर्सोना कहा जाता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पर्सोना का शारीरिक अभिनय या प्रतिरूप या मुखौटा, किसी की नकल करना। प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ? किसी की नकल करना। अब क्या होता है दोस्तों कि व्यक्तित्व के बारे में दो तरह की अवधारणा दी जाती हैं। पहली अवधारणा जो है वो दी जाती है प्राचीन अवधारणा, और दूसरी अवधारणा जो दी जाती है वो दी जाती है आधुनिक अवधारणा। यानी अब हम समझेंगे सबसे पहले कि व्यक्तित्व जो है उसकी दो अवधारणा कैसे दी जाती हैं। प्राचीन अवधारणा में माना जाता था कि जो व्यक्ति का बाह्य रूप है
जो व्यक्ति का बाह्य रूप है, यानी जो शारीरिक रूप के आधार पर उसका व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो उसके शरीर को देखकर या उसके बाह्य रूप को देखकर व्यक्तित्व का क्या किया जाता था, मापन किया जाता था। लेकिन आधुनिक अवधारणा में, यानी अब हम कह सकते हैं कि वर्तमान में, आधुनिक या वर्तमान में क्या कर दिया गया कि व्यक्ति का बाह्य रूप और उसका जो आंतरिक रूप है, यानी व्यक्ति का जो शारीरिक रूप और व्यक्ति का व्यवहारात्मक रूप, व्यवहार, जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है, जो भी व्यक्ति का शारीरिक तत्व है, उन दोनों को मिलाकर अवधारणा दी गई। कब? आधुनिक काल में। यानी आधुनिक काल में हम कह सकते हैं जो भी व्यक्ति के सकारात्मक हों, सकारात्मक तत्व या नकारात्मक तत्व, इन दोनों को सम्मिलित रूप से व्यक्तित्व कहा गया। तो दो तरह की अवधारणा दोस्तों दी गई, एक प्राचीन अवधारणा और एक आधुनिक अवधारणा। तो प्राचीन काल में क्या कहा गया, बाह्य रूप के आधार पर आपके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, प्राचीन में मापन किया जाता है। जैसा शरीर होता है व्यक्ति का, वैसा ही उसका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ये अवधारणा दी गई थी प्राचीन अवधारणा। लेकिन आधुनिक अवधारणा क्या दी गई थी कि व्यक्ति का शारीरिक एवं जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक व्यवहार है व्यक्ति का, इन दोनों को सम्मिलित रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन जो किया जाता है, इस प्रकार अब किया जाता है। अब व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला व्यक्ति और दूसरा तत्व। तत्व को हम कारक बोल सकते हैं या खंड बोल सकते हैं। व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, व्यक्ति के अंदर एक होता है नकारात्मक तत्व या नकारात्मक खंड, और दूसरा होता है व्यक्ति के अंदर सकारात्मक तत्व। अब इन दोनों को, जो भी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक तत्व हैं और जो भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक तत्व हैं, इन दोनों को सम्मिलित अगर कर दिया जाए तो व्यक्ति का क्या निकल के आता है, परिणाम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा व्यक्तित्व। यानी जो भी व्यक्ति के नकारात्मक तत्व हैं, जो भी व्यक्ति के सकारात्मक तत्व हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाएगा व्यक्तित्व। तो इससे पहले जो प्राचीन अवधारणा थी वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य रूप के आधार पर या शारीरिक रूप के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जाता था। तो ये सारी बात हमने देखी। उसके बाद क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण परिभाषा है उन पर हम गौर डालते हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको पता है कि अब जो CTET का एग्जाम है वो जल्दी कल से, यानी आज से 20 जुलाई से आपके जो फॉर्म है वो फिल होने लग जाएंगे और आपका सितंबर या अक्टूबर के महीने में पेपर जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से परिभाषा अक्सर पूछी जाती हैं, देखते हैं किस प्रकार। तो व्यक्तित्व की जो परिभाषा है वो आपके सामने है। जैसे व्यक्तित्व की परिभाषा, सबसे पहले जो परिभाषा दी, यानी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है JP गिलफोर्ड की। अब सब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो परिभाषा थी शुरुआत में व्यक्तित्व की, अब इसको हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब था। व्यक्तित्व मानव के शारीरिक, अब देखो वर्तमान में यानी आधुनिक काल में व्यक्ति के शरीर एवं जो भी व्यक्ति के व्यवहार हैं, जो भी व्यक्ति के व्यवहार हैं और जो भी शारीरिक एवं व्यवहारात्मक चरित्र है व्यक्ति का, और इनके शील गुणों का एक समुच्चय होता है। शील गुण क्या होता है, आप एक दिन में जो भी जितने भी व्यवहार करते हो, जितनी भी व्यवहारात्मक क्रियाएं करते हो, और एक दिन का जो परिणाम आपका सामने निकल के आता है उसे बोला जाता है शील गुण। यानी पूरे दिन में आपने जो भी क्रियाएं करी, जो भी व्यवहार करे, उन सभी का एक जो निकल के आता है सामने, तो उसको बोला जाता है शील गुण। तो हमने देखा व्यक्ति का शारीरिक एवं जो भी व्यवहार हैं उनको सम्मिलित, दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो व्यक्ति का वो क्या होगा, व्यक्तित्व। अब हम देखते हैं परिभाषाएं। जो व्यक्ति की जो परिभाषाएं हैं जो भी दी गई हैं व्यक्तित्व में, सबसे पहले JP गिलफोर्ड के द्वारा जो परिभाषा दी गई है
वो है व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है। क्या है दोस्तों? गुणों का समन्वित रूप है। तो ये हमें देखना है। समन्वित का मतलब होता है सकारात्मक प्लस नकारात्मक, ये दोनों बातें। यानी हम कह सकते हैं कि जो जेपी गिलफोर्ड है उसने बताया जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के अंदर जो भी गुण हैं, चाहे वो सकारात्मक गुण हो चाहे वो नकारात्मक गुण हो, उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? व्यक्तित्व बोला जाता है। समन्वित का मतलब होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तत्व। जो दूसरी, अब देखो इस परिभाषा को किस तरीके से आपको याद रखना है। जो भी परिभाषाएं आप याद रखोगे, याद करने में बड़ी कठिनाई होती है परिभाषाओं को, लेकिन आप याद रखोगे किस प्रकार। जैसे ये गिलफोर्ड है, अब गिलफोर्ड का एक इस परिभाषा में एक वर्ड याद रखोगे कि गिलफोर्ड ने अपनी परिभाषा में समन्वित जो शब्द है उसका प्रयोग किया है। तो गिलफोर्ड ने किस शब्द का जिक्र किया है? समन्वित जो शब्द है उस शब्द का जिक्र किया है। तो गिलफोर्ड मतलब समन्वित, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। विलियम वुडवर्थ, जो दूसरी परिभाषा है वो किसकी है? विलियम वुडवर्थ की। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। पहली परिभाषा ये दी विलियम वुडवर्थ ने। दूसरी परिभाषा जो दी है, जो व्यक्तित्व है वो आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का योग एवं गुणनफल है। तो विलियम वुडवर्थ ने दो परिभाषा दी। पहली परिभाषा में कहा कि व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यानी समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। व्यक्ति के व्यवहार में जितने भी समग्र जो भी विशेषताएं या संपूर्ण जो भी विशेषताएं, उन सभी को मिलाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व निकल कर आता है। क्या निकल के आता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्ति के जितने भी व्यवहार हैं उन सभी को अगर मिलाया जाए, संपूर्ण रूप से उन सभी विशेषताओं को देखा जाए व्यक्ति की, तो वो क्या निकल के आता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो आपको इसमें याद रखना है समग्र। क्या याद रखना है? समग्र। किसने बोला है? विलियम वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में। दूसरा, व्यक्तित्व आनुवांशिक। आनुवांशिक मतलब क्या होता है? जन्मजात। जो अपने पैतृक या माता पिता से जो गुण व्यक्ति को मिले हैं। दूसरा, वातावरण। जो व्यक्ति को समाज में आकर सामाजिक तरीके से जो गुण व्यक्ति को मिले हैं उनको वातावरण से की अंतःक्रिया का एक योग, यानी जो जन्मजात एवं वातावरण यानी सामाजिक दोनों तरीकों को अगर जोड़ा जाए और उनका गुणन फलन किया जाए तो व्यक्ति का क्या निकल के आता है? व्यक्तित्व निकल कर आता है। तो विलियम वुडवर्थ ने पहला तो आपका समग्र, दूसरा आपका आनुवांशिक एवं योग और गुणन फलन की बात की है। किसकी? गुणन फलन की बात की है इसने। तो ये है विलियम वुडवर्थ की जो परिभाषा है। नेक्स्ट आपके सामने है वैलेंटाइन। ये वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें कहा है कि व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित जो भी प्रवृत्तियों का योग है। यानी वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्ति के अंदर जो भी गुण जन्मजात हैं और जो भी अर्जित किए हुए हैं, यानी वातावरण के जरिए जो भी अर्जित किया हुआ है जो भी गुण, उन्हीं प्रवृत्तियों का जो योग है वो क्या कहलाया जाएगा? व्यक्तित्व। तो आपको याद रखना है कि वैलेंटाइन ने जन्मजात और अर्जित दो शब्दों के बारे में बात की है, जन्मजात एवं अर्जित। इन्हीं दोनों का योग क्या कहा जाएगा? व्यक्तित्व। तो सबसे पहले गिलफोर्ड ने जो बात की थी वो समन्वित रूप की बात की थी। विलियम वुडवर्थ ने किसकी बात की थी? समग्र विशेषता की और योग और गुणनफल की बात की थी। उसके बाद वैलेंटाइन ने जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग कहा है। चौथी जो परिभाषा है, तीसरी परिभाषा, वो है देशील की। देशील का अर्थ होता है चित्र, यानी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। जो भी संगठित का मतलब होता है
संगठन, जो भी संपूर्ण रूप से जो भी व्यवहार व्यक्ति करता है उसका एक चरित्र है। क्या है? एक चित्र है, सॉरी क्या है? चित्र। तो देसील में आपको याद रखना है कि देसील ने अपनी परिभाषा में चित्र का जिक्र किया है। किसका? चित्र शब्द का जिक्र किया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है ऑलपोर्ट की। क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऑलपोर्ट ने अपनी जो परिभाषा दी थी, जो मूल परिभाषा दी थी, वो दी थी 1956 में। और मूल परिभाषा क्या थी? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक का मतलब होता है मानसिक एवं शारीरिक गुणों का अंदर, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक का मतलब होता है व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक का अर्थ होता है दोस्तों गतिशील संगठन है, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजित स्थापित करता है। तो आपको याद क्या रखना है? ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में मनोदैहिक एवं गत्यात्मक, मनोदैहिक यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, इन दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए गुणों को, तो वो ऑलपोर्ट ने कहा है। यानी मनोदैहिक एवं गत्यात्मक, इन दो शब्दों को आप याद रखेंगे जो ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में जिनका वर्णन किया है। और ये परिभाषा 1956 में दी गई थी मूल रूप से, लेकिन 1961 में इसमें कुछ संशोधन किया गया ऑलपोर्ट के द्वारा। 1961 में संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या था कि वातावरण के साथ एक अनूठा, ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, वातावरण के साथ एक अनूठा, इस लाइन को हटाकर इन्होंने क्या यहाँ पर संशोधन कर दिया कि विशिष्ट व्यवहार एवं विचार। यानी अब उसके बाद संशोधन करने के बाद जो परिभाषा बनी वो क्या बनी? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार व विचार समायोजित स्थापित करता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑलपोर्ट ने 1961 में अपनी परिभाषा में जो संशोधन किया, किस शब्द की जगह किस शब्द का वहां पे संशोधन किया गया। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने व्यक्तित्व के बारे में जाना कि व्यक्तित्व का जो है अर्थ क्या है, व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो व्यक्तित्व है उसकी अवधारणाओं के बारे में जाना। एक आधुनिक काल की अवधारणा थी, दूसरी प्राचीन काल की अवधारणा थी। इन सारी बातों पर जिक्र करने के बाद फिर हमने देखा जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो बार बार जो आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं उनके बारे में चर्चा की। अब आगे जो हमारी क्लास होगी वो होगी व्यक्तित्व के जो भी सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो क्लास होगी व्यक्तित्व की विधियां, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होंगी। तो दोस्तों ये जो क्लास है हमारा सीटेट, यूपीटेट, आरटेट एंड एचटेट और जो रीट का एग्जाम आने वाला है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।